तो नेक्स्ट है टॉपिक यूनिट्स। यूनिट्स भी हमने स्टार्ट किया था, फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उधर वो सर पढ़ाते ही है और शायद आपका हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा तो मैं डिस्कस करेगा, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना चाहिए। व्हाट आर यूनिट्स? यूनिट्स मतलब कोई भी, हाँ आप कुछ बता रहे थे सार्थक। which are used to measure physical quantity. हाँ, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आपने देखे हैं, जो फिजिकल स्टेट्स है, उनको मेजर करना है ना। मैंने बोल दिया, मैंने आपको 100 दे दिया, आप बोलोगे 100 क्या दिया? बोलो ना, मैंने आपको 100 दिया तो आप बोलोगे क्या 100 दिया? 100 फिर वो मार्क्स हो सकते हैं, तो लिखना पड़ेगा मार्क्स। नहीं तो क्या हो सकता है? 100 क्या पटके, 100 क्या हो सकता है? रुपीस, तो मनी भी हो सकता है। 100 क्या हो सकता है? लीटर, तो बोले अरे वाह लिक्विड दे दिया, कुछ पानी दे दिया, तेल दे दिया। 100 लीटर, 100 किलो, बाप रे 100 किलो मतलब कुछ गोनी में दिया भर के, वजनदार है, सॉलिड है। तो देखो जैसे ही आपको लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम ऐसा जब उस 100 के बाजू में लगा हुआ मिलता है तो आप बता सकते हो आपको क्या मिला, उसकी फिजिकल स्टेट पता चल जाती है ना। तो यूनिट्स हमारे पास बचपन से आपने पढ़ा होगा, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, ओके ना, ये तीन। बट इन सबसे पहले एक और यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स हमने डिराइव नहीं किया है, हमने एक्सपेरिमेंट करके ढूंढे हैं ये सारे यूनिट्स। जितने भी, कितने? 7 ही। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उससे पता लगा लिया है। तो उसमें आता है सबसे पहले मास। पता है आपको ये? जो लोग नए हैं उनको पूछ रहा हूँ। एक होता है मास, जिसको हम मेजर करते हैं हमेशा किलोग्राम में। फिर होता है लेंथ, जिसको मेजर करते हैं हमेशा मीटर में। उसके बाद होता है करंट, जिसको हम हमेशा मेजर करते हैं करंट को एम्पियर्स में। फिर टेम्परेचर, जो हमेशा मेजर होगा केल्विन में। हम इसको यूज करने वाले हैं केमिस्ट्री में, इसको भी यूज करेंगे। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं मोल्स में। मोल कंसेप्ट में शायद आज पढ़ा हूँ आपको, शायद मौका मिले तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। ओके, फिर मास हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। हमको कैंडिला से या ल्यूमिनस इंटेंसिटी से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो करंट हो गया, लेंथ हो गया, सब फिजिक्स में, अपने इधर नहीं। और लास्ट आएगा टाइम। टाइम हमेशा सेकेंड्स में। तो टाइम, टेम्परेचर और मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन 7 में से ये 4 ही यूनिट्स अपने को लगने वाला है केमिस्ट्री में हमेशा। ठीक है, दूसरा कोई यूनिट अपने को जरूरत नहीं। तो ये है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये कहां से आए? एक्सपेरिमेंट करके निकाला है। और इनको छोड़ के जो बचे हुए हैं उनको बोलते हैं Derived. डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसमें प्रेशर का यूनिट दिख रहा है किधर? तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया क्या रहता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला से पता किया है यूनिट। दूसरा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में है? उधर अभी पता है केजी। वॉल्यूम किस में रहता है? वॉल्यूम मतलब क्या? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ किस में रहता है? मीटर, मीटर, मीटर। तो डेंसिटी का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर। तो ये सारे यूनिट्स हमने फॉर्मूला से डिराइव किए हैं, इसलिए इनको डिराइव्ड बोलते हैं। और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल कितने हैं? 7 ही है। ठीक है, इसका भी हमारे केमिस्ट्री के बुक में टेबल दिया है, फिजिक्स की बुक में भी दिया है और अपने बुक में भी दिया है। ठीक है ना? कोई सवाल समझियो, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या विचार है? यूनिट्स सिंपल है, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद उसका यूनिट लेना जरूरी होता है। बिना यूनिट के समझ में नहीं आता कि क्या है वो।
7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें से अपन 3 यूज करने वाले, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। तो अभी मैं टेम्परेचर का आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये 3 यूनिट्स है टेम्परेचर के। आने वाले दिनों में हम लोग केल्विन यूज करेंगे। फ़ारेनहाइट हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि उसको डॉक्टर लोग यूज करते हैं। डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं फ़ारेनहाइट को बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। कभी आप डॉक्टर के पास गए हो, आपको बुखार आया रहेगा, तो डॉक्टर आपके बॉडी में, मतलब आपके माउथ में एक छोटा सा ऐसा एक थर्मोमीटर जैसा कुछ होता है, अंडर टंग रखता है या फिर इधर रखता है, होते 2 मिनट होल्ड करना, फिर उसके बाद हाँ 102 बुखार है, 101 बुखार है, ऐसा कुछ बोला होगा, कभी सुना होगा, देखा होगा। देखा है क्या? सुना है क्या? फील किया है क्या? तो उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। बट वो थर्मोमीटर में जो रीडिंग आता है वो किसका है? फ़ारेनहाइट में। तो ये डॉक्टर लोग, आप क्या रोज जाते हो डॉक्टर के पास? नहीं, कभी कभी जाओगे, तो कभी कभी यूज होता है। हमारा किसी यूज का नहीं हो। केमिस्ट्री में ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो टेम्परेचर का जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा। आपको डिग्री सेल्सियस से बाय डिफॉल्ट केल्विन में जाना है। के स्टैंड्स फॉर केल्विन, हम के लिखते हैं। और ये हमारा एसआई यूनिट है। एसआई मतलब मालूम है ना? सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनली जो टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन है। हम केल्विन में ही कैलकुलेशंस भी करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस चैप्टर में। आप में से कितने लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है? साइंस के न्यूमेरिकल से डर किसको किसको लगता है? 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड बहुत लोग न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं। मैथमेटिक्स कर लेते हैं, मैथ्स में चॉइस ही है, सम्स होते हैं। और स्कूल में कोई ऑप्शन भी नहीं था, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ड्रॉप कर सकते हैं। भाग गया। देखो ना, 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टँडर्ड तक मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट कंपल्सरी, त्याला कधी ऑप्शनच नव्हता. त्यामुळे येत नसलं तरी, आवडत नसलं तरी मॅथ्स केलंच. आणि मॅथ्स मध्ये तुम्ही पासही झाला, नापास झालात, काही आवडत नव्हतं तरी. पण सायन्सचे जेव्हा सम्स येतात फोर्स चॅप्टर मध्ये, लेन्सच्या चॅप्टर मध्ये किंवा ग्रॅव्हिटेशनच्या चॅप्टर मध्ये आलेत, आपण त्याला अटेम्प्ट नाही केलं. आपण जाऊ नको ते. ऐसे कितने लोग थे 8th 9th 10th सर मी सायन्सचे न्यूमेरिकल्स केलेच नाही, मला आवडतच नाही सर. असं जेन्युइन क्वेश्चन आहे आणि जेन्युइन ऑनेस्टली हात वरती करू शकता. इथे फक्त मी आणि तुम्ही आहे आणि ही भिंत आहे. ही गोष्ट बाहेर नाही जाणार, तुमच्या आई बाबांपर्यंत ही गोष्ट नाही पोहोचणार. बिंदास सांगा. हंसतेस काय वरती का? ये एक आपने किया न्यूमेरिकल साइंस का, किया, क्या बात है, गुड. किया नहीं किया हाथ ऊपर करो ना. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. देखो इतने बच्चों में से 24 बच्चे हैं, शायद 30-24, उसमें से 12-13 लोग हैं, 50% लोग. ये मुझे मालूम है ना, मैं भी आपके जैसे था. न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता था, वो एज ही वैसा रहता है. उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि साइंस का टीचर पता नहीं स्कूल्स में या कहीं पर भी आपको न्यूमेरिकल्स कैसे कन्वे करता है, बताता कैसे है, फिर आप उसको बहुत हार्ड है, ऐसे पहले से मन बना लिया है ना, पहले से मन बना लिया. करेले की सब्जी कड़वी है, पहले से मन बना लिया है. कडूच लागते ती, कधीच खाल्ली नाही आयुष्यात कारल्याची भाजी, कधीच खाल्ली नाही. पण लहानपणापासून ऐकत आलोय कारली कडू असतात, त्यामुळे कारल्याची भाजी कधी बनली कडू असते नकोच. पण एकदा ट्राय करायला काय हरकत है. करो. गुलाबजामुन मीठा है, कभी ट्राई नहीं किया बट मीठा है, खा लिया. तो वैसे करने की सब्जी खा लो कभी. तो डोंट वरी, आपको मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री का गारंटी है. चैलेंज एक्सेप्टेड. आप 12-15 लोग जो भी है इधर से आगे खुद से न्यूमेरिकल करेगा और बोलेगा सर आराम से न्यूमेरिकल. ठीक है ना, मेरे लिए चैलेंज है, आप लोग के लिए नहीं. मैं आपका माइंडसेट चेंज कर देगा. आप खुद साइंस का मतलब कि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स आ रहा, मैं फिजिक्स का बात नहीं कर रहा, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा. आप फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब मेरे केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप खुद से वो न्यूमेरिकल करोगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें.
आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना? चलो देखते हैं आने वाले दिनों में आप बदलते हो कि मैं। दुआ यही है कि मैं ना बदलूं। मैं बदल गया तो लौटा क्या करूँ। चलो तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे करते हैं, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, आपल्याला काय ना, अपने को जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसमें 273.15 क्या करना है, ऐड करना है। बस हो गया, इतना ही काम। सर एग्जाम्पल, सपोज आपको 35 डिग्री सेल्सियस दी है, तो इस 35 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन होगा, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है कि 35 प्लस 273.15, तो जितना डिग्री सेल्सियस है तिथे ती व्हॅल्यू पुट करायची प्लस 273.15। अब ये प्लस करना है। ओके, आप में से बहुत लोग का मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहेगा, मुझे पता है, बट मैं एज अ टीचर हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने बच्चा जो भी बैठा है वो जीरो है, उसको कुछ नहीं आता है, तो जीरो से पढ़ा, तो मैं जीरो से पढ़ा। तो देखो अब ये 35 मुझे इसमें ऐड करना है, तो बहुत सारे बच्चों का डेसिमल जब आता है ना, तो उनके दिमाग में पॉइंट आ जाता है, अरे क्या पॉइंट आ गया, मेरे को समझ में नहीं आता, पॉइंट आता है तो ये लफड़ा हो जाता है। तो पॉइंट जब आता है तो आप क्या करो, जो भी नंबर आपको दिया है 35 दिया है ना, जो भी नंबर दिया है तो उसके बाद पॉइंट डाल दो, खत्म हो गया। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, रूल बोलता है, फिर 5 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, हो गया। क्योंकि बहुत लोग का इशू रहता है, पॉइंट आता है और एक में पॉइंट नहीं है तो ऐड कैसे करने का। आप भले 10th पास हो पण तरी कधी कधी थोडंसं जमत नाही, तर मग जे काय नंबर दिले त्याच्यानंतर पॉइंट टाकून द्या आणि मग पॉइंटच्या खाली पॉइंट टाका। आता ऍडिशन सोपं झालं, इसके नीचे कुछ नहीं दिया है आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 5 और 3 8 308, तो 35 डिग्री सेल्सियस मतलब 308.15 क्या केल्विन। आंसर किस में आ गया अभी, केल्विन। तो ऐसा आगे जाके केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, त्या क्षणी आपल्याला डिग्री सेल्सियस घ्यायचं नाहीये, त्या क्षणी आपल्याला डिग्री सेल्सियसला केल्विन मध्ये घ्यायचं। तर काय करायचं, जे काय दिलं असेल त्याच्यामध्ये फक्त 273.15 ऍड करायचं। ठीक आहे, आपल्यापैकी जे कोणी JEE नीट देणार असतील तर तुम्हाला ही व्हॅल्यू एक्झॅक्ट घ्यायची, आणि समजा तुम्ही फक्त बोर्ड्स देणार आहात तर तुम्ही थोडेसे कॅज्युअल होऊ शकता, फक्त 273 ऍड केले तरी चालते बोर्ड्स आणि CET ला। 0.15 में क्या फर्क नहीं पड़ा आंसर में। चैलेंज मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ इतने साल से, आंसर कधीच रॉन्ग नाही येणार। 0.15 जर नाही घेतला ना तरी चालते, क्योंकि 0.15 इज नथिंग, बहुत छोटी वैल्यू है। 0.1 मतलब कुछ भी नहीं है ना, 0.1 म्हणजे काय, ठीक आहे, नेग्लिजिबल आहे, तर नाही घेतलं तरी चालतं। पण JEE नीटला नाही चालत, तिथे एक्झॅक्ट व्हॅल्यू घ्यायला लागते, म्हणून मी तुम्हाला एक्झॅक्ट दिली। बोर्ड्स आणि CET ला जर तुम्ही 0.15 विसरलात आणि फक्त 273 जरी ऍड केलं तरी चालते। बघा ना, आता मी फक्त ह्याच्यात 35 ह्याच्यात ऍड केले तर 308च येणार आहे ना, आणि 0.15 घेतलं तरी 308च आले ना। सर पॉइंट नंतर थोड़ा चालते, तुमको 10th में जितना भी परसेंटेज मिला होगा, तुमको 10th में 68.1% मिला होगा, तो दुनिया को तुम 68 ही बताता होगा, थोड़ी 68.15 मिला है असं बताता। पॉइंटच्या नंतरचा आपण नाही एवढं येत मनावरती, आणि इथे पण 0.1 आहे, खूप छोटी व्हॅल्यू। हा 0.5 असतं तर मग डायरेक्ट आपण 69 सांगतोय, बरोबर ना। हाफ या हाफ से ज्यादा आता तो डायरेक्ट उसको फुल बना देते, पण हाफच्या खाली असेल तर आपण त्याला फुल नाही करत ना, कळलं ना। तेच म्हणतात 68.2 असेल तर तुम्ही 68च सांगा, पण 68.5 झाला की डायरेक्ट 69, 68.9 झाला तरी 69, 68.7 झाला तरी 69 ना। पॉइंट ते राउंड ऑफ सिस्टम शायद सर ने बताया होगा, कोई लेक्चर में बैठे होगे तो फिजिक्स के, नहीं तो भी समझे ना। अपने को स्कूल में 10.5 मार्क मिले थे कभी टेस्ट में, हम घर पे आके 11 बताते हैं, 10.5 नहीं बताते, तो आधा एक हो जाता है। बट अगर 10 1/4 मिला है तो 10 1/4 ही बताते हैं, क्योंकि
1/4 म्हणजे 0.2 छोटी व्हॅल्यू ती नाही मग ती नेग्लिजिबल असं ठीक आहे ना. तो बोर्ड साठी डायरेक्ट टू 70 जरी घेतला तरी चालेल पण जी यूनिट साठी आपल्याला एक्झॅक्ट पाहिजे लागते. ठीक है, एडिशन क्लियर है? कोई सवाल? ये भी मैंने लिख के दिया था, दिया ना? ठीक है, आप सबके पास ये सारी चीजें नहीं है बट टेक्स्ट बुक मध्ये आहे तिथून तुम्ही हे लिहू शकता. आता मी काही लिहू देत नाही आणि आता व्हिडिओ पाहिजे तर काही सांगतो व्हिडिओ बघा आणि मग नंतर लिहिला तरी चालेल. ठीक है ना, आगे बढ़ो. कोई सवाल? टेम्परेचर सोडून सर दुसरा काही आहे का युनिट? ते एक प्रेशरचं युनिट आहे पण आता मी प्रेशर युनिट देत आहे. अभी इधर तक हुआ था क्या? ओके, एक प्रेशर का यूनिट आपको बता देता हूँ आणि वेळोवेळी मी प्रेशरचं युनिट तुम लोग के साथ शेयर करेंगे हर बार क्योंकि भूलने का चांसेस रहता है, बच्चे भूल जाते हैं. तो अभी इस चैप्टर में यूज नहीं होगा पण आता चॅप्टरचं नाव आहे सम बेसिक कन्सेप्ट त्यामुळे सांगणं गरजेचं आहे म्हणून सांगतोय. दूसरा है अपना प्रेशर, अपनी केमिस्ट्री में लगेगा प्रेशर. प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स है. पहला एटीएम, दूसरा बार, तीसरा मिलीमीटर ऑफ एचजी. एचजी म्हणजे मर्क्युरी, टॉर्क, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, पास्कल. एवढे युनिट्स आहेत प्रेशरचे आणि हे लक्षात नाही राहिले. पॉसिबल है, अभी 2 दिन पहले कौन सा सब्जेक्ट खाया याद नहीं रहता. अब इसको 2 साल तक याद रखना है, कितनी त्रास देंगे. मैं वेळोवेळी एज अ टीचर मेरे लेक्चर में जब भी प्रेशर का कुछ आएगा तभी मैं सारा आपको बताएगा. डोंट वरी. बट और 2 साल आप इसको यूज कर करके ना आपको खुद याद हो जाएगा ये. तो आज पहला दिन है और आप देख रहे बाप रे असं बाप नका करू. 2 वर्षात ते यूज करून है ना. 7 का टेबल तभी नहीं आता था फर्स्ट स्टैंडर्ड. टीचर मार के सिखा रही थी. बोल 7 का टेबल 7 बंदा रोज मारती टीचर. 7 to the 4 नहीं आ रहा है. फिर से फटका दैट 5 टाइम्स था वो फर्स्ट स्टैंडर्ड था. बट अभी 10th में आ गए. आज 7 का टेबल आता है. यूज करके 10 साल में याद आ गया. वैसे इसको 2 साल में यूज करके आ जाएगा. तो 1 एटीएम और 1 बार सेम होता है. एटीएम का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर त्याला आपण असं पूर्ण वर्ड्स मध्ये न लिहिता शॉर्ट मध्ये एटीएम लिहितो. ठीक आहे. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू जी युनिट साठी ही एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आहे. 1 एटीएम आणि 1.01325 बार असतं पण आताच मी सांगितलं 1.01 अगदी छोटा आहे ना 0.01 व्हॅल्यू म्हणून आपण घेत नाही. बोर्ड्स आणि सीईटी साठी आपण सेमच घेतो. जे युनिट साठी ही लक्षात ठेवायला लागेल तुम्हाला एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. नेक्स्ट लिहायला वेळ देईल. डोंट राईट इट. 1 एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी. सर मर्क्युरी का लिहितो आपण याच्यामध्ये बाकी कशामध्ये लिहिलं नाही यातच मर्क्युरी का. आपने देखा होगा शायद पता नहीं आपने कुछ देखा है नहीं. थर्मोमीटर देखा है कभी स्कूल्स में दिखाया गया थर्मोमीटर. जर थर्मोमीटर तुम्ही कधी पाहिला असेल तर त्याच्यामध्ये ना सिल्वर कलरचं काहीतरी असतं किंवा रेड कलरचं काहीतरी असतं. हीट केल्यानंतर ते असं वाढतं मग आपल्याला रीडिंग मिळते. देखा है का थर्मोमीटर. त्याचे सिल्वर कलरचं किंवा रेड कलरचं ते मर्क्युरी असतं Hg. तर आपला जो इन्स्ट्रुमेंट आहे प्रेशर मेजर करणारा त्याचं नाव आहे बॅरोमीटर. त्याच्यामध्ये पण मर्क्युरीच असते आणि म्हणून तिथे आपण Hg लिहितो. म्हणजे मर्क्युरीला घेऊन आपण प्रेशर शोधलंय. ऑइलला घेऊन पण बघतो प्रेशर. वाटर को लेकर भी बोलते प्रेशर. पानी है ना प्रेशर के साथ मारते हैं लोग गाड़ी के ऊपर. गाड़ी धोते तो फुल प्रेशर के साथ आता है पानी. तो पानी का भी प्रेशर मेजर किया जा सकता है. पानी के रेस्पेक्ट में भी मेजर होता है, ऑयल के रेस्पेक्ट में भी और मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट में भी हम प्रेशर नापते हैं. जैसे आप किलो नापते हैं. कैसे नापते हैं? वो एक ऐसा ब्लैक कलर का कुछ होता है उसके ऊपर लिखा रहता है 200 ग्राम 250 ग्राम लिखा रहता है 500 ग्राम 1 किलो. ऐसा पत्थर जैसा कुछ होता है ना वजन वाला. उसके रेस्पेक्ट में आप लेते हो ना 1 किलो टमाटर आधा किलो टमाटर. तो वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या लिया तो मर्क्यूरी लिया. ठीक है ना. इसलिए मर्क्यूरी लिखा है. Hg मर्क्यूरी का रिप्रेजेंटेशन.
एम मतलब मिलीमीटर ना। नेक्स्ट मिलीमीटर ऑफ एच आणि टॉर्क ये दोनों सेम रहता है। ये टॉर्क में इंडियंस नहीं यूज करते, ये हमारे क्या नाम है यूनाइटेड किंगडम वाले यूज करते हैं टॉर्क, तिकडे त्या देशामध्ये मिलीमीटरच्या ऐवजी ते लोक टॉर्क म्हणतात, आपण मिलीमीटर म्हणतो, पण मिलीमीटर आणि टॉर्क सारखंच आहे, त्यामुळे पाठ करायची गरज नाही, दोनों सेम। नेक्स्ट 1 ATM 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल असतं, आणि पास्कल आणि न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर सेम असतं, म्हणजे 3 युनिट सेम आहेत त्याच्यामध्ये। एटीएम बार सेम आहे, मिलीमीटर टॉर्क सेम आहे, आणि न्यूटन मीटर पास्कल सेम आहे, म्हणून ते असं मी केले पासून तुम्हाला मेहनत नाही घ्यायची। एटीएम बार सारखंच, मिलीमीटर आणि टॉर्क सारखंच। गुड मॉर्निंग। किती छान आवाज आहे ना, म्हणून मी माईक लावत नाही, असं सुरात आवाज येतो, झोप येते, सुंदर असा आवाज येतो ना कोमल। गाणं बाद में रिकॉर्ड होगा, चल वो रिकॉर्ड कर, मला जर बोले ना सर मला काय त्यासाठी ऑफ रेकॉर्डिंग असतं तर आपण केलं असतं। चला असं ये 3 ठीक है, समझा, लिखो। अब लिखना हेडिंग यूनिट्स देना आणि मग त्याच्या खाली प्रेशर देना। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हेडिंग सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हेडिंग आपको दिया गया है, हमारे केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके जितने भी फॉर्मूलेज हैं और जितने भी केमिकल रिएक्शंस है ये आपस में जुड़ते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कंबाइन होना। तर जेवढे पण फॉर्म्युलेज आहेत केमिस्ट्री मध्ये, जसं आता H2SO4 आहे, HCl आहे, HNO3 आहे, C6H12O6 आहे, वगैरह वगैरह वगैरह, और ये सारे केमिकल फॉर्मूलेज जब बने तो बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े, और आपस में जुड़ने के लिए केमिकल रिएक्शन हुआ रहेगा नेचर में, क्योंकि ये सारे केमिकल्स हमने तो नहीं बनाए, मेजॉरिटी तो नेचर से ही मिले हैं। अभी ग्लूकोज किधर से मिला? नेचर से। प्रोटीन कहाँ से मिला? नेचर में। शुगर कहाँ से मिला? शुगर केन कहाँ से आता है? खेतों में आता है। मैंगो खाते हो, मैंगो में फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। ये सारे जो हमारे आसपास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, ये सारे केमिकल्स आपस में जुड़े, मतलब जुड़ने का कोई एक पैटर्न रहेगा, कोई एक तरीका रहेगा, कोई एक तत्व रहेगा, कोई एक प्रिंसिपल रहेगा, कोई एक लॉ रहेगा, ठीक है। तो वो लॉ हम पढ़े, कितने हैं टोटल? 5 बोर्ड्स के हिसाब से, जेनेट के हिसाब से 6, ठीक है ना। जो लास्ट वाला है उसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो जेनेट है। एनसीईआरटी में 5 प्रिंट हुए, स्टेट बोर्ड के ऊपर में 5 प्रिंट हुए, तो हम 5 डिस्कस करेंगे क्योंकि वी विल गो विद एनसीईआरटी। 6th है वो रेफरेंस बुक्स में प्रिंट हुआ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो आपने इसमें प्रिंट नहीं हुआ, अगर हुआ है तो पढ़ा दूंगा, नहीं हुआ है तो देखेंगे। तो सबसे पहला लॉ एकदम इजी वाला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ दिए थे हमारे साइंटिस्ट एंटोनियो लावॉइजर, उनका नाम भी पूछेगा नहीं, आपको याद रहता तो मैंने लॉ किसने दिया बताना पड़ेगा ना। बड़ा बैराउंड दिया किसने? एंटोनियो लावॉइजर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है ना, सारे साइंटिस्ट जो इसमें है ना वो सब यूरोप वाले हैं।
इसलिए ऐसे नाम. ओके. व्हॉट इज मीन बाय कन्झर्वेशन? हा शब्द ऐकलाय कधी? जारा कधी ऐकलाय? वाव, क्या रहता है इसका? वेरी गुड, सही बात. कन्झर्वेशन का मतलब जारा म्हणजे काय? यू आर सो क्लोज बट यू गेट फार. थोडे जवळ असून पण थोडे लांब आहे. सफल तो यू बता देगा, पर सफल को कुछ पूछना नहीं मुझे. ऐसे कोई नए लोग आए ना तो हम लोग जान देना चाहिए. तुम लोगों ने बहुत आंसर दिए मेरे को डेमो लेक्चर्स में. अभी का टाइम. हाँ, पूर्वाच्या बाजूलाचं नाव काय? पूर्वा. हाँ, वृषाली. प्लीज वृषाली, व्हाट इज कंजर्वेशन? भूषण और भूषण. तनिक बताइए दो, क्या होता है कंजर्वेशन? नहीं आवत है. कौन हो तकलीफ? किसे आवत है? ई छोड़ के कौन है जो आंसर दे सकत है कंजर्वेशन? वाह, हैप्पी. हैप्पी खुशी खुशी आंसर दे रहा है. और आपका नाम क्या बोला? आयुष. आयुष. दोनों के हाथ ऊपर आए बट स्पॉन्टेनियसली उसका एक पूरा फैशनेबल से पहला है तो मैं उसके साथ जाता हूँ. अगर उसका गलत हुआ तो मैं आपके पास आता हूँ. ठीक है? यस, हैप्पी. प्रोटेक्ट करना या फिर प्रिजर्व करना. हाँ, थैंक यू, वेरी गुड. प्रोटेक्ट करना या फिर प्रिजर्व करना, जो है उसको संभाल के रखना. जे आहे तसंच्या तसं होण्याचा प्रयत्न करणे. अभी हमारे इंडिया में ना कंजर्वेशन ऑफ वाटर चल रहा है. बारिश हो नहीं रही, रोज ऐसा लगता है बारिश होएगा, ऐसा मौसम बनता है. और हमारे एरिया में पानी नहीं आता, घर पे पानी नहीं आता, फिर मम्मी बोलते ए संभाल के यूज करो पानी. आज आया नहीं है पानी. असं कधी ऐकलंय का? आईच्या तोंडून मुझे सुना है कभी? पानी आया नहीं है, थोड़ा कम यूज करो, वेस्ट मत करो पानी को. असं बोलले असेल ना आई. ए बाळा, जास्त आंघोळ नको करू. जास्त आंघोळ करू नको म्हणजे जास्त आंघोळीला पाणी वापरू नको. थोडंसं पाणी थोड्या पाण्यात आंघोळ कर. आज पाणी आलेलं नाही, उद्या नाही आलं तर काय होणार पाण्याचं? दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन. जो है उसको संभाल के यूज करो, थोड़ा थोड़ा यूज. तो यहाँ पर लिखा है मास कंजर्वेशन. तो हमारे केमिस्ट्री में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब मास जैसा है वैसे ही रहता है, प्रोटेक्ट होता है मास. चलो चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल. ये मैंने नहीं बताया, ये एंटीनल रिएक्शन 18 सेंचुरी मध्ये सांगितलेलं, आज से 300 साल पहले. अभी हम 21st सेंचुरी में. तो चलो एक रिएक्शन एकदम इजी वाला रिएक्शन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डायऑक्साइड. ओके. आता बऱ्याच जणांना इथे प्रश्न पडला असेल की सर कार्बन लिहिताना तुम्ही फक्त सी लिहिलात, असा C2 का नाही लिहिलात? पण ऑक्सिजन लिहिताना तुम्ही O का नाही लिहिलात? O2 का लिहिलात? असं का? त्याचं काय आन्सर आहे? की असंच मन किया तर लिख दिया. कारण की केमिस्ट्री म्हटलं ना की बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडतो आयुष्यामध्ये बऱ्याचदा. आणि टीचरला बरोबर माहिती असते कधी काय लिहायचं तिकडे. आम्हाला आजपर्यंत जमलं नाही. हा केमिस्ट्री काय गोळ घालतो. बाकी किती सोपं आहे ना. केमिस्ट्रीचा थोडंसं वांदे होतात. कधी एकटा लिहायचा, कधी दुपटा लिहायचा, काही समजत नाही. हो ना लक्षात. आता कार्बन लिहिताना C लिहिलं, मग C2 नाही लिहिलं. पण ऑक्सिजन लिहिताना O2 लिहिलं, O नाही लिहिलं. असं का? त्याच्या मागचं लॉजिक काय हे आम्हाला आजपर्यंत कोणी सांगितलं नाही आणि आम्ही कधी विचारलं पण नाही. आपण म्हणून काय करायचं. पण आता गरज आहे, कारण की आपण तो सब्जेक्टच शिकतोय. 10वीला एकच धडा होता, पिरियडिक टेबल, सोडून दिला. म्हणून ते काय समजत नाही. सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, कंटाळा आला. आता तर तो सब्जेक्टच आहे. एक धडा जाता करावा लागेल. ठीक आहे, सांगतो. आपला जो कार्बन आहे ना तो सॉलिड आहे, कोळसा. कार्बन म्हणजे कोयला, हिरा सॉलिड आहे. आणि ऑक्सिजन म्हणजे हवा आहे, गॅस आहे. हा पहिला फरक आहे. दुसरा, जेवढी पण सॉलिड सबस्टन्सेस असतात, एलिमेंट असतात, त्याला आपण सिंगलच लिहितो. कार्बन सॉलिड असल्यामुळे त्याला आपण सिंगल लिहिला C.
बोरॉन पण सिंपल लिहितो P कारण सॉलिड आहे. आयरन Fe लिहितो कारण सॉलिड आहे. कॉपर Cu लिहितो कारण की वायर सॉलिड आहे. जेवढ्या पण सॉलिड गोष्टी आहेत आपल्या आजूबाजूला त्याला आपण सिंगलच लिहितो. ठीक आहे. आणि जेवढे गॅस आहेत त्याला आपण डबल लिहितो. ऑक्सिजन O2, नायट्रोजन N2. त्याच्या मागचं पण कारण आहे ते सांगतो, पण आधी हे जेवढे पण गॅसेस आहेत, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, हायड्रोजन H2, हे सगळे गॅस आहेत. आणि म्हणून त्यांना आपण डाय ॲटॉमिक म्हणजे 2 असं लिहितो. त्याचं कारण हवेमध्ये सिंगल ॲटम भेटत नाही, सिंगल O नाही भेटत, कारण तो फिरत असतो इकडे तिकडे, हवा आहे ना ती. त्यामुळे प्रत्येक ऑक्सीजन एकमेकांना से अदळणार ना. अभी आप रास्ते पे चलते हो, आप मेरे तो नहीं है पर आपके जो बाल है मस्ती से उड़ते हैं, लहराते हैं. बाल कैसे उड़ते हैं लहराते हैं? बिकॉज हवा आपके बालों से टकराती है. ओढ़नी अभी होती नहीं है, ओढ़नी होती तो ओढ़नी भी उड़ती है, लहराती है. का? क्योंकि हवा उसको छू के निकल जाती है. हवा, एयर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं. तो ये जो एटम्स जब टकराते हैं तो बॉन्ड बनाने हैं, इसको O2 हम लिखते हैं. उसके पीछे और एक कारण है, उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, 8 पूरा होने के लिए भी हम लिखते हैं. तो गैसेस हमारे केमिस्ट्री में स्टँडर्डाइज किया गया है. जे गॅसेस असतील तिथे आपण 2 लिहिणार, म्हणून ते 5च आहेत. आणि 118 नाही, फक्त 5 आहेत. ते 5 ही बोर्डवरती 1 2 3 4 5 खतम. अजून 2 आहेच नाही कुठे, कारण की आपल्याकडे नोबल गॅसेस आहेत. ते पण गॅसेस आहेत सर, पण आपण मग He2 नाही लिहित का? आता सांगा. स्टेबल आहे. कारण की हीलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, हीना, अर्ती, कीर्ती, लेरम, लेनियम, बरोबर आहे. हीना, नीना, आरती, कीर्ती, जेरॉक्स लेने गई रोड पे. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, सब गैसेस है, बट सब स्टेबल है. उनका ऑक्टेट पूरा है. आणि इथं ह्यांचं ऑक्टेट पूर्ण नाहीये म्हणून तसं. हा फरक आहे बेसिक. पण आता हे मी आज सांगितलं की नाही, ह्याला घरी जाऊन तुम्ही कधीच वाचणार नाही. आणि पुन्हा नेक्स्ट लेक्चरला मी विचारणार, सांगा तू का लिहिलं. पे जाके हम इसको थोड़ा सा याद कर लो कि ओके ये हमारे पास 5 गैसेस है जिनको हम 2 लिखते हैं बस. बाकी सब सॉलिड है तो हम उसको सिंगल लिखते हैं, और बाकी ये नोबल गैसेस है तो इनको लिखते ही नहीं 2 क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है. ठीक है, फिर थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको लंबे समय तक. देखो चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट. आज जो सीखा रहा हूँ ये आपको 2 साल तक याद रखना है. हेल्प होगा ना, तो अलग अलग चैप्टर में आएगा तब. ओके, तो आई होप क्लियर है. तो ये मास पे आ जाता है. ओके, हाँ, सामने जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो भी गैस ही है. कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? कार्बनचा रोल नंबर आहे 6 आणि वजन आहे 12. कार्बनचं रोल नंबर 6, ज्याला आपण एटॉमिक नंबर म्हणतो, मी रोल नंबर म्हणतो. तुमचा रोल नंबर होता ना शाळेत, तसं तुमचा रोल नंबर वेगळा आणि तुमचं वजन वेगळा. वजनाचा आणि रोल नंबरचा काहीही संबंध नाही. तसं आहे हे एटॉमिक नंबर म्हणजेच रोल नंबर, आणि हे वजन ज्याला आपण एटॉमिक ह्यासाठी म्हणतो कारण की तो ॲटम आहे. ॲटमचं वजन आपण वेट लिहितो. आपल्या केमिस्ट्री मध्ये वेट आणि मास सारखंच आहे, लक्षात ठेवा. नो कन्फ्युजन. फिजिक्स मध्ये वेगळा असतो मास आणि वेट. एकावरती ग्रॅव्हिटी ऍक्ट करते 9.8 आणि एकावरती नाही करत, म्हणून तिकडे वेगळं असतं मास आणि वेट. आपल्या केमिस्ट्री मध्ये मास आणि वेट सेम, काही टेन्शन नाही घ्यायचं. याला तुम्ही ॲटॉमिक मास म्हणा किंवा ॲटॉमिक वेट म्हणा. सासूबाई ओरडतात, वाचायचं नाही, घाबरायचं नाही, झटपट. तसं आहे ते. किती? 12. कार्बनचं वजन. काय त्रास? दृष्टी दिसते तुझं? दृष्टी चांगली आहे ना?
तर कार्बनचं वजन 12, ऑक्सिजनचं वजन माझं गंमत ना रे, थांबणा जरा, मला गंमत करू दे ना त्यांची. ज्याचा आपण श्वास घेतो लहानपणापासून जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत, त्या ऑक्सिजन बद्दल माहिती असणं फार गरजेचं आहे हो. आणि वाईट अवस्था आहे, ज्याचा श्वास आपण घेतो तो आपल्याला माहित नाही, ही दुःखाची गोष्ट आहे. आणि आपण 10वी पास आणि त्या ऑक्सिजन बद्दल आपल्याला माहित नाही. क्यू आणि वाईट बनवण्यासारखी गोष्ट आहे ती. ऍक्च्युअली माहिती असलं पाहिजे ऑक्सीजन के बारे में क्या बोलते हैं. गोल्ड पहनते हैं मतलब हम लोग, गोल्ड के बारे में मालूम है कुछ, पता रोल नंबर और मास नहीं पता, पर गोल्ड पहना हुआ है. आपण स्वतः कॅल्शियम से बनलेलो आहोत, हड्डी या कॅल्शियम की आहे, तर कॅल्शियम का एटॉमिक नंबर और मास बताओ. लांब कशाला जाऊया, आपण ज्या गोष्टींचा वापर करतो त्या गोष्टींबद्दल माहिती असणं फार गरजेचं आहे. केमिस्ट्री म्हणजे फक्त टेक्स्टबुक नव्हे, केमिस्ट्री म्हणजे आपल्या आसपास जे असणारं सगळं केमिस्ट्री आहे. थोड्याफार गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर आपले नातेवाईक आपली इज्जत करतात. त्याच्यात सायन्स करतो येतं काय बरोबर ना, जाऊ दे नातेवाईक. आपण येऊया इकडे. ऑक्सिजन का वजन 16, ऑक्सिजनचा रोल नंबर 8, वजन 16. ऑक्सिजन कितना 2, 32. एकच कार्बन म्हणून 12, इथं ऑक्सिजन 2 आहे म्हणून 32. एका ऑक्सिजनचं 16 आहे तर दोन ऑक्सिजनचं 32. सो जब आपने रिएक्शन शुरू किया तो केमिस्ट्री में आपको शायद बचपन में सिखाया होगा, एरो के इस तरफ इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, बरोबर ना, और एरो को उस तरफ को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. जो उर्दू मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है, सेमी इंग्लिश से है, जे काही मीडियम असेल त्यांचं आपण रिएक्शन जेव्हा लिहितो याला रिएक्शन म्हणतात. आणि याच्या पलीकडे हे एरो आहे, या साइडला जे लिहिलं त्याला रिएक्टंट म्हणतात. रिएक्टंट म्हणजे जे एकमेकांसोबत भांडण करणार, मारामारी करणार, रिएक्टंट. झगड़ा करने वाले लोग, ये झगड़ा करने वाले लोग हैं. और झगड़ा करके जो आउटपुट आएगा, कौन जीतेगा, तो जो जीत गया, जो भी आ गया, आउटपुट आ गया, व्हाटएवर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. मैथमेटिक्स में इसको क्वेश्चन बोलते हैं और इसको आंसर. 2 + 2 4. तर 2 + 2 ला काय म्हणतात, क्वेश्चन म्हणजे रिएक्टंट, आणि इकडे 4 आला त्याला काय म्हणतात, प्रोडक्ट म्हणजे आन्सर. थोडं सोपं आहे, ठीक आहे ना, कोई दिक्कत का. तर इथे वजन किती असा, 44, 44, 32 और 12 का टोटल कितना है. अभी उधर चलते हैं. प्रोडक्ट कौन है, CO2. कार्बन का वजन कितना है, 12. ऑक्सीजन का 16, 16 और 32 कितना है, 44. देखो पहले भी 44, बाद में भी 44. तो मास जैसा था वैसे ही रहेगा. केमिकल रिएक्शन मास ना बढ़ता है ना मास कम होता है. जबकि आप रिएक्टेंट देख रहे थे, कोळसा घेतलेला, कोळसा घेतलेला, कोळशाला आपण आगीमध्ये जाळलं, हवा पास केली, काय बनलं तर कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइडचं वजन काय, 44. त्याच्या आधी वजन काय, 44. सर ही एकच रिएक्शन. अजून एक एक्झाम्पल द्या, अजून एक एक्झाम्पल. हायड्रोजन, ऑक्सिजन दोन्ही गॅसेस आहेत बघा. मगाशी सांगितलं जेव्हा गैसेस घेणार तेव्हा मी टू लेना. ओके, जो प्रोडक्ट बनता है वो है पानी. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करके क्या बना, वाटर बना. अब इसको बैलेंस है क्या, वो बैलेंस है रिएक्शन, ये बैलेंस नहीं है. इथे 2 ऑक्सिजन आहे, इथे एकच ऑक्सिजन. बैलेंस करण्यासाठी आपण कधीही ना आपल्याला 10 ला बॅलन्सिंग होता. बॅलन्सिंग आहे तर नवीन कन्सेप्ट असं नाही, जुनी आहे, नवीन होती. आता नव्याने पुन्हा बॅलन्सिंग शिकवलंय ना रेडॉक्समध्ये, बैलेंसिंग सिखाया रेडॉक्स. ओके, इधर 2 आ गया ऑक्सीजन, इधर भी 2 आ गया, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, 4 हो गए. तो ये एक फिर से रिएक्शन, फिर से ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट. वजन चेक कर लें. हाइड्रोजन का वजन और रोल नंबर सेम ही होता है. कितने हाइड्रोजन है, 4. ऑक्सीजन का पहले बता चुका हूं, 16, 2 है तो 30. कितना हो गया टोटल, 30. टोटल वजन कितना
36 अभी इधर चलते हैं। ये 2 जो लिखा है 2H2O का मतलब क्या होता है 2H2O रहेगा ना ऐसा 2H2O का मतलब क्या रहता है 2H2O 2H2O तो ये दो बाहर कॉमन चलेगा एक साथ बाहर लिखा है ये 2 दोनों के लिए है दोनों के लिए देखो दोनों के लिए हाइड्रोजन का वजन कितना है 1 कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का वजन कितना 16 18 तो देखो पहला भी 36 बाद में भी 36 केमिस्ट्री का दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा के चेक कर लो रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है प्रोवाइडेड एक कंडिशन आहे रिएक्शन बॅलन्स पाहिजे हो रिएक्शन जर अनबॅलन्स्ड असेल तर मास इक्वल येणार नाही आता समजा मी हे 2 टाकलं नसतं हे 2 टाकलं नसतं तर आलं असतं का बॅलन्स आता गंमत बघा हा जो हायड्रोजन आहे ना त्याला आग लागते इट इज कंबस्टेबल जलेगा पक्का ये कौन है आग लगा इसके प्रेजेंस में तो आग भड़कता है मालूम है ना साइंस में 3rd स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट था कैंडल को जलाओ ऊपर से ग्लास उल्टा डालो अंदर ऑक्सीजन गया नहीं तो वो आग बुझ जाता है तो ऑक्सीजन जरूरी है इसके लिए आग भड़काने के लिए तो ऑक्सीजन का काम क्या है आग भड़काने का हाइड्रोजन क्या है आग लगता है दोनों साथ में आ गए तो क्या होगा आग बुझ जाएगी इसको आग लगता है ये आग लगा हुआ है दोनों साथ में आ गया ब्लास्ट बराबर ना बट जब रिएक्शन हुआ ब्लास्ट होके तो क्या बना पानी पानी क्या करता है आग को बुझाता है तीनों के स्वभाव अलग है एक में आग लगती है एक आग लगाता है और एक आग बुझाता है फिर भी वजन में कोई फर्क नहीं देखो इधर का वजन और उधर का वजन सेम ठीक है ना दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन गिवन बाय एंथनी लेवाइजर ठीक है लिया क्या विचारायचं असेल तर विचारा अभी सब तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की स्टेटमेंट मास क्या हम बोलने दे एक्सप्लेन करने दे नंतर ही मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ये स्टेटमेंट है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मुझे एक बात बताओ ये जो मास यहाँ पे आप देख रहे हो 36 ये वाटर का मास है बराबर वाटर का मास है ये हमने क्रिएट किया है वाटर के क्रिएटर में क्या किसी ने तो बनाया वाटर अर्थ पे और वो हम पी रहे हैं और सलाइन है तो पीते बट पानी हमने नहीं बनाया तो उसका वजन भी हमने नहीं बनाया हम तो क्रिएटर है नहीं चलो और ये जो 36 है जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट किया तो क्या इस 36 को मैं डिस्ट्रॉय कर पाया नहीं प्रोडक्ट में 36 ही आया तो ना मैं इसको डिस्ट्रॉय कर पाया ना मैं इसको क्रिएट कर पाया ये पहले से ही था तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड ये एक स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है इसको क्या बोलते हैं so total mass of reactant is equal to total mass of product reactant का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है दूसरी स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट कुछ लिए लिया दो स्टेटमेंट फर्स्ट बैठ दीजिए लिखिए कितना और भी डिस्ट्रॉयड मास ये हो गया सबका लिख के फिर बाकी नेक्स्ट सेकंड लॉ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखा ओके अभी ये जो लॉ है ना ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने पहला लॉ किसने दिया था एंटनी लेवाइजर ने दूसरा लॉ दिया जोसेफ प्राउस्ट ने जोसेफ प्राउस्ट का क्या कहना देख लो यहां पे क्या लिखा है डेफिनाइट व्हाट इज मीन बाय डेफिनाइट डेफिनाइट म्हणजे फिक्स्ड कांस्टेंट स्थिर दैट इज कॉल्ड डेफिनाइट नाही डेफिनाइट म्हणजे फिक्स्ड बाजूला काय
proportion. What is in that proportion? हाँ पूर्वा झोप आली दुपारचे 12:08 झाले त्या घड्याळात 8 वरती म्हणून म्हणा 12:08 दुपारी 12 वाजता झोपले असो येऊ प्रपोर्शन काय आहे ते सांगा त्यांनी सांगितलं रेशियो यस प्रोपोर्शन मतलब क्वांटिटी अमाउंट का क्या लेना है रेशियो अमाउंट मतलब क्वांटिटी मतलब अमाउंट मतलब क्वांटिटी म्हणजे अजून काय तर वेट वजन क्योंकि दूसरा अमाउंट क्या असणार इकडे ठीक है तो ये लॉ क्या कहता है देख लो अभी ये लॉ का ये कहना है कि अगर आपने केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड लिया कोई भी कंपाउंड की बात हो रही कंपाउंड मतलब क्या है ना थोड़ी देर पहले बताया था कंपाउंड पूर्वा क्या रहते कंपाउंड म्हणजे तुझ्या भाषेत सांग कंपाउंड म्हणजे काय असतं कंपाउंड म्हणजे कंपाउंड असतं बरोबर कंपाउंड म्हणजे कंपाउंड असतं तुमचं आमचं सगळ्यांचं सेम असतं कंपाउंड म्हणजे कंपाउंड असतं हे की बरोबर यस एनिमल सृष्टि कंपाउंड काय असतं देखो भाई आज ही पढ़ा यार लेक्चर शुरुआत 10:45 अभी बज रहे 12:10 सो तकरीबन 1.5 घंटे पहले जो बात बताई थी या 1 घंटे पहले जो बात बताई थी वही आने नथिंग ऑफ द आज शुरू में बताया था एलिमेंट क्या होता है कंपाउंड क्या होता है आता तोच कंपाउंड काय नाही विचारलं कोण सांगले हां तो एक या दो या दो से ज्यादा आपस में जब जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है ना तो इन्होंने कहा था कोई भी कंपाउंड ले लो H2SO4 H2O कुछ भी कंपाउंड लो उस कंपाउंड के एटम्स का जो रेशियो है ना वो फिक्स्ड रहता है उसके पीछे लॉजिक भी है क्या मालूम है हमारे केमिस्ट्री के कंपाउंड के जो भी फार्मूले हैं वो फिक्स रहते हैं पानी का फार्मूला क्या है और कोई फार्मूला है तो फिर अगर वो फिक्स हो गया तो सब कुछ फिक्स हो गया ना चलो एग्जांपल हो गया फिर बाकी अन्वय और सार्थक कुछ कहा मैंने आप रिपीट कर सकते हो दोनों जन तुम्हें क्या लगा तुम लास्ट बेंच पे बैठोगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा क्या है कभी-कभी मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ और लोगों को लगता है कि टीचर हमको देख ही नहीं रहा है और अगर बिल्ली आँख बंद करके दूध देता है तो बिल्ली को लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा क्योंकि उसकी आँख बंद है ना तो बस मैं बिल्ली बनता हूँ मैं भी पढ़ाने का काम करता है बंद कर देता है देखता है कि कौन क्या कर रहा है बट कधी-कधी असं होतं की अति होतं ना मग थोडंसं पुश करायला बाकी काय भोसले काय झालं का असतो रिपीट कर ना मी काय सांगितलं कारण की ते दोन गप्पा मारत होते तू त्याच्या गप्पा ऐकत होता त्याचं माझ्या एक्सप्लेनेशन कडे लक्षच नाही क्या हम तुम तीनों का अलग बिठाएगा अगले लेक्चर से आज जी लो आपकी जिंदगी अगले लेक्चर से तीनों सेपरेट है चलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो ये लॉ ये कहता है कि आप कोई भी कंपाउंड ले लो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है किसका वजन का वो फिक्स है ऐसा ही स्टेटमेंट देखो मैंने स्टेटमेंट बोला है अभी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल हम H2O लेते हैं अभी पानी का फार्मूला और कोई है ही नहीं ना यही है तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रहेगा ना सही कि नहीं रहेगा पानी का ये फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है तो कार्बन डाइऑक्साइड का और कोई फार्मूला तो बताओ रहेगा तो आपको मालूम रहेगा तो बताओ नहीं है ना फिक्स है ना तो चलो अब इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें ये दो एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन का वजन कितना रहता है हाइड्रोजन का वजन 16 क्या हो गया क्रॉस कनेक्शन लग गया 160 ओके कार्बन और ऑक्सीजन है इसमें कितना 12 बराबर ना एक के वजन है
रॉन्ग नहीं किया, मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अभी आप देख सकते हो इस पानी के फॉर्मूला में हाइड्रोजन का जो टोटल वेट है वो कितना है? 2। ऑक्सीजन का टोटल वेट कितना है? 16। अपने को प्रोपोर्शन बोला है, अपने को रेशियो लेना है। तो सर रेशियो कैसे ले लेगा? H/O। H कितना है? 2। O कितना है? 16। कितना आएगा? 1/8। फिक्स है। तो पानी का जो रेशियो है वो है 1/8 फिक्स, नहीं तो 2/16, नहीं तो H2O फिक्स। और कुछ होगा तो बता दो। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड आता, कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 12 और 32 फिक्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला अगर फिक्स है तो उसका मास भी फिक्स है 12 और 32। अब इसका भी रेशियो कितना है? कितना आएगा? दोनों 4 के टेबल पे जाते हैं। कितना है? 3/5। ये कितना है? फिक्स है ना? और कुछ सर ध्यान देना, मैंने आपको 2 चीजें फिक्स बताई, एक फॉर्मूला और एक और क्या बताया? रेशियो। ये रेशियो किसका है? मास का। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ परसेंटेज कैलकुलेट करने आता है? नहीं पता है कैसे जो पता है वो बता दे, मैं हेल्प करेगा। जो नंबर होता है गिवन का अमाउंट कैलकुलेट कर देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो सिंपल बात है कि मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी परसेंटेज किसका निकालना है? सपोज मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो अपने को टोटल लगता है 6 सब्जेक्ट है तो 600, बेस्ट ऑफ 5 है तो 500 into 100। और ऊपर सफल का परसेंटेज निकालना है कि सूफिया का, उसके मार्क्स के ऊपर आएंगे, बराबर ना? तो वैसे अभी परसेंटेज किसका निकालने का? हाइड्रोजन का। किसमें है सर? पानी का। सो मुझे टोटल लगेगा, टोटल कितना है? टोटल के कितना है टोटल? पानी का टोटल होता है 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी उस पानी का टोटल वजन में हाइड्रोजन कितना है? 2। सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 9 जा तो 100/9 11.11%। तो आपके पानी के फॉर्मूला में हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होगी वो 11.11 होगी, फिक्स। ठीक है ना? अभी दूसरा भी कैलकुलेट करते हैं। आपको ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, चलो ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? फिर से टोटल चाहिए, कितना है? 18। पानी का ही चल रहा है, वाटर का CO2 का हाथ नहीं लगेगा। कितना ऑक्सीजन? 16 into 100, दोनों 2 के टेबल में जाएगा। 2 8 जा 2 9 जा तो 800/9, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 ये करेंगे। कितना परसेंट? तो पानी में ऑक्सीजन कितना होता है? 88, इसलिए पानी पीना चाहिए। आपको ऑक्सीजन पाहिजे ना? देखो ऐसा तो जा रहा है बट इसमें बहुत कुछ जाता है। अब तो ऑक्सीजन नहीं जाता है क्या ना? ऑक्सीजन नहीं जाता होता, सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। क्वेश्चन बोलता ऑक्सीजन होगा वो क्या जाता? हवा जाती है। हवा में नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, मच्छी का स्मेल आता है, वड़ा पाव का स्मेल आता है, रोड पे चलते हैं अम्बा का स्मेल आता है, मोगरा का स्मेल आता है, मम्मी ने दाल बनाई तो दाल का स्मेल भी आता है, शायद सब जाता है ना नाक में। उसमें से बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बॉडी उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, बाकी फिर से रिटर्न निकले बाहर। ठीक है ना? इधर फिल्टर नहीं लगा है। स्कूल की डेफिनेशन थी, क्या जाता है? ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाता है और CO2 आता है। इधर फिल्टर नहीं लगा है सिर्फ ऑक्सीजन जाने के लिए, याद रखना। एयर ही जाता है और एयर ही आता है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। चलो तो परसेंटेज मिला ऑक्सीजन का कितना?
ठीक है ना? आप दोनों जन खड़े रहना अभी, अनवय और सार्थक। अनवय रिपीट करना सब कुछ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। तू बैठ, बाद में तेरे को पूछता है। हाँ चालेल ना, मराठी चालेल, मला उर्दू नाही येत, हे शिकवतील तेव्हा. H2O मध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे प्रपोर्शन किती? हायड्रोजनचे कॅल्क्युलेट करून 11.2 आणि ऑक्सिजनचे कॅल्क्युलेट करून 88. फिक्स है ना, ते चेंज होना है वेट. तो आपको अगर फॉर्मूला चाहिए तो फिक्स, वेट का रेशियो लिया तो फिक्स, परसेंटेज लिया तो 11 और 88 फिक्स. आपको CO2 करना है तो CO2 का फॉर्मूला फिक्स, उसका जो वजन है C और O का वो 3/2 भी फिक्स. अगर इसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो सेम ऐसा ही करना है. परसेंटेज कार्बन कैसे निकालोगे? टोटल कितना है? 44. उसमें कार्बन कितना है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 100. सिमिलरली अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो 44, ऑक्सीजन कितना है? 32 इनटू आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा. ठीक है ना? कोई दिक्कत? आपके पास एनसीईआरटी है, लॉ ऑफ डेफिनेट निकाला, तेरे पास है रख लिखा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? इधर स्टेटमेंट किधर गया? ये जोर से पढ़ना. सफल जोर से पढ़ रहा है, इसके पास जो भी बुकलेट्स है, मॉड्यूल है, टेक्स्ट बुक है, जे काय असेल ते त्याच्यात पहा जर असेल तर. मैंने एक जिंदगी में वर्ड सुना था, शेयरिंग इज केयरिंग. वाह, समझदार को इशारा काफी, बड़ी समझदार है रे. तुम्हें लिख के बैठे जा, वाह दादागिरी. तो फिर किसकी बुक है ये? वाह गुड, शेयरिंग इज केयरिंग. अब बंद का बुक कर. ठीक है, सफल पढ़ रहा है जोर से. एनी गिवन कंपाउंड, given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. Exactly same proportion of element by weight. तो weight बोला है ना, तो मैंने बताया था मास और वेट केमिस्ट्री में सेम है, तो 1/8 3/2. ठीक है डन. बट आपकी जो बुक है उस बुकलेट में शायद एग्जांपल है या नहीं, आई डोंट नो, बट टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, और एग्जांपल एकदम खतरी है. मैंने कितना सप्पा वाला एग्जांपल है, H2O. उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया है. इधर बच्चा अभी 10 पास करके आया है, क्यूप्रिक कार्बोनेट का कहां से उसको फार्मूला मालूम होगा? क्यूप्रिक कार्बोनेट का फार्मूला मालूम है, बट जब मैंने पानी का बोला तो फटाक से बोला H2O. क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3, ये फार्मूला है. ठीक है, उधर दिया नहीं है, वर्ड में लिखा है क्यूप्रिक कार्बोनेट, और उसकी परसेंटेज नीचे कैलकुलेट किए टेबल में. याच्यात नाही आहे मॉड्यूल मध्ये, टेक्स्ट बुक ची गोष्ट करते हैं. और कॉपर का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट किया है. तो इतना महान एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाला एग्जांपल दिया तो भी चलता है. ठीक है ना? तो चलो लिखो स्टेटमेंट. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. सर ते नॅचरल आणि सिंथेटिक काही थोड़ा नेचुरल सैंपल. हाँ, नेचुरल मतलब क्यूप्रिक कार्बोनेट जब हमने जमीन में से माइनिंग करके निकाला तो हो गया नेचुरल, और क्यूप्रिक कार्बोनेट को आपने अगर लैब में बनाया सेम ही आया. हमने अगर बनाया तो वो सिंथेटिक हो गया. एक छोड़ो उसको ना, एक बेस्ट एग्जांपल नमक, NaCl, खाने का नमक NaCl समुद्र के पानी से मिलता है. उसकी परसेंटेज चेक करो और आप नमक को लैब में बनाओ, सेम बनता है, सेम फॉर्मूला आएगा, सेम वेट आएगा. ठीक है ना? ये बताना चाहते थे कौन? जोसेफ स्ट्राउस. एग्जांपल पहले लिखने का हुआ तो एग्जांपल लिखो, फिर स्टेटमेंट हवायला पहिले तो सब चालेल. या म्हणाले की आम्ही पहिले एग्जांपल लिहिणार. श्री इथे या बॉयज
मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ जिन्होंने दिया वो साइंटिस्ट का नाम है जिसको आप जानते हो, कौन है मालूम है? डाल्टन, जॉन डाल्टन। नहीं मालूम डाल्टन? कुछ लोग बोलते हैं सर आप गलत प्रोनाउंस करते हो, मैं तो डाल्टन प्रोनाउंस करता था, डाल्टन। बच्चे बोलते थे डाल्टन या डाल्टन, नहीं पता, नहीं जानते डाल्टन को? क्या बोला था उसने? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम। उसने बताया था ना, हाँ, सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, ये बताने वाला साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। उन्होंने ये लॉ दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। शुरू करें? पहिले स्टेटमेंट मग एक्झाम्पल। बघा स्टेटमेंट कळलं तर फार सुंदर, नाही कळलं तर एक्झाम्पल वरून कळलं। स्टार्ट करू? स्टार्ट है ना? बरं। कुछ लोग इतने एडवांस है, पहले से स्टेटमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं। काय करायचं? वाचा, टेक योर टाइम, है ना? उत्सुकता लागते, असं काय वेगळं याने सांगितलं असावं म्हणून ते आधीच बघायला सुरुवात केली। बघून घ्या अर्धवट बघितलं? देखने के बाद कंक्लूजन ये आएगा, समझा नहीं सर? समझा क्या? नयन बघतो, नयन आपल्या नयनने बघतोय, वाह क्या बात। नयन झालं बघून? तुझ्या नयनने बघितलंय काय कळलं? चल काहीतरी कळलं असेल ना? तूने भी देख लिया? चल बता। ठीक, बताओ मैं सृष्टि बताना है पढ़ने के बाद तुमको, सफर तेरे को बताना है। चल सफर बोलेगा मेरे को आज मौका ही नहीं दिया सर आपने, चल अभी जानते जानते तेरे को मौका देता हूँ। अरे बताइए तनिक, क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? वाचलंस ना तू? और किसी को कुछ कहना है? सार्थक आपको कुछ बोलना है? बोल। जेव्हा पण दोन एलिमेंट कंबाईन होतात आणि एक कंपाऊंड बनवतात तर त्याच्यामध्ये मोर दॅन वन कंपाऊंड, तर एक पर्टिक्युलर रेशो असतो। ये तेरे को समझा है ना? मैं ओके, तेरे को थोड़ा सा पॉलिश करता हूँ, मतलब ऑलरेडी तू बोला है बट और थोड़ा सा पॉलिश तेरे आंसर को मतलब, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए या पढ़ के नहीं समझा उनके लिए। जॉन डाल्टन का ये कहना है कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हो, दो एलिमेंट का एलिमेंट कळतं ना, एलिमेंट दो एलिमेंट लेते हो, उसमें से एक का मास वजन फिक्स रखो और दूसरे का आप अगर मल्टीपल लेते हो तो आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो। ऐकलं का? पुन्हा एकदा, दो एलिमेंट लेते हो जिसमें से एक का मास फिक्स्ड और दूसरे का मल्टीपल, मतलब 2 लिया तो 4, 12 लिया तो 24, 10 लिया तो 20, मल्टीपल मिलेगा। तो जब दूसरे का मास आप मल्टीपल लोगे तो आप एक से ज्यादा क्या बना सकते हो? प्रोडक्ट। मैंने ना लॉ को उल्टा बताया। लॉ कैसे मालूम है? लॉ कुछ ऐसा है कि आप अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें दो एलिमेंट है जिसमें से एक का मास फिक्स है और दूसरे का मल्टीपल है। अशी स्टेटमेंट आहे त्यामध्ये कळत नाही, उलटी दिली आहे। आणि तिला सरळ करून मला सांगितलं काय, दोन एलिमेंट त्यातल्या एकाचं वजन फिक्स दुसऱ्याचं मल्टीपल, आपण एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट बनवू शकतो। चलो चेक करते हैं। दो एग्जांपल्स, नहीं तो 3 एग्जांपल, आपको जितने चाहिए उतने मैं दे सकता हूं। फिलहाल दो। पहला, दो एलिमेंट्स ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन। अभी देखो मैंने दो एलिमेंट्स लिए, इन दो एलिमेंट से मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता हूं और मैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता हूं। देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए। दो एलिमेंट्स
में से एक का मास को फिक्स रखना है, दूसरे का क्या करना है, मल्टीपल। तो मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मिला है? इधर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं। तेरे को याद किया था थोड़ी देर पहले, और इतना लेट आएगा नहीं पता। क्या बनेगा? वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये शरत लेना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, इसे वाटर बोलते हैं, तो मालूम है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। बैलेंस है क्या? सेकंड वाला बैलेंस, फर्स्ट वाला बैलेंस। चलो कर लेते हैं। 2H इधर 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 बैलेंस था। चलो अभी वजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का वजन 1, कितने हाइड्रोजन है? इधर 4 है, 4। ऑक्सीजन का वजन 16, 2 है तो। अगर मुझे वाटर बनाने का है तो मुझे 4 और 32 लेना पड़ेगा, तो वाटर बनेगा। अभी दूसरा रिएक्शन, हाइड्रोजन का वजन 1, 2 है तो, ऑक्सीजन का वजन 16, 2 है तो 32। तो अगर मुझे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का है तो मुझे 2 और 32 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। 1/60 तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। अभी आप दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो, एक का वजन फिक्स है, दूसरे का मल्टीपल है, 2 का। तो ये आपका तीसरा लॉ। दोन एलिमेंट आहेत, एकाचं वजन फिक्स, दुसऱ्याचं मल्टीपल, तर आपण एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट बनवू शकतो मराठीचे। कोई सवाल? तो ये आप केमिस्ट्री में कर सकते हो। वजन के साथ छेड़खानी, थोड़ा सा वजन बदला, चेंज। मम्मी के साथ होता है ना? मतलब एक एग्जाम्पल, मम्मी के साथ बनानी जाती है वेज बिरयानी, बन जाता है वेज पुलाव। वेज बिरयानी और वेज पुलाव में चावल भी होते हैं और सब्जियां सेम ही होती है, मसालों का फर्क होता है, बरोबर ना? चावल वाइट दोनों में, सब्जियां वही, फ्लावर, शिमला मिर्ची दोनों में। फिर एक को वेज पुलाव बोलते हैं, एक को वेज बिरयानी, बरोबर? मसालों का फर्क है, वैसा इधर हो गया, दोनों इंग्रेडिएंट सेम है, सिर्फ वजन में फर्क किया, प्रोडक्ट चेंज। कोई सवाल है तो पूछो सर। फिर यहाँ पर भी तो फरक रहेगा ना, टेम्परेचर, प्रेशर, कॅटलिस्ट वो आहे ते, पण आपण सध्या त्याच्यात जात नाही है। अपना फोकस केमिकल कॉम्बिनेशन के मास को लेकर है। तीनों लॉ में एक चीज कॉमन है, क्या मालूम है? पहला लॉ मास कंजर्व होता है, दूसरा लॉ डेफिनाइट रहता है, तीसरा मल्टीपल। सर बट आपने यहाँ पे रेशियो अभी तक लिया नहीं, सफल के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है सर। प्रोपोर्शन रेशियो आपने अभी तक हाथ नहीं लगे, ले कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन, कितना? 12/32, कितना आएगा? दोनों 4 के टेबल में आएगा, 4 3 4 8। यहाँ पर 24/32, दोनों 8 के टेबल में जाएगा, 8 3 8 4। अभी आप ये रेशियोस चेक करो, 3 3 8 4, एक फिक्स आ गया, एक मल्टीपल आ गया। फिक्स रेशियो भी चेक करोगे तो एक फिक्स रहेगा और एक मल्टीपल रहेगा। इधर है तो इधर भी हुआ है, H/O, H/O, 4/32 और 2/32, 1/8, 1/16। तुम चेक कर सकते हो, 1 फिक्स है, 8 है। कुछ भी लो, कैसा भी लो, डबल ही आएगा और मल्टीपल आएगा। डबल नहीं बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, समझो? लिखो स्टेटमेंट कौन पढ़ना चाहेगा? ऑन टू रीड स्टेटमेंट। ओए एलसी मिल गया तो स्कूल की याद आ रही है? वो दिन भी क्या दिन थे, याद कर रहे हो? स्कूल से आए ना, बिछड़े हुए लोग यार मिले होंगे, दिखे होंगे, तो बस याद कर रहे हैं यार, मैं उससे बात करना है, काश मैं बात कर लेता। क्या मोहम्मदुल्लाह, मोहम्मद क्या हो गया? एकदम बीच में चला गया यार, क्या हो गया? सब ठीक है ना? बात नहीं हुई क्या सबसे? अरे सबसे बड़ा ग्रुप से बात
मग पता नहीं क्या आने ही निकाले ऐसा फॉरवर्ड ना करो क्या बोल रहा ना मैं नहीं करता तुमसे क्या था इसलिए सगळे आलेले का हा? जे काय हा म्हणून दुःख झालं अच्छा मेरा मुन्ना थोड़ा दर्द है वो दर्द में इसलिए क्योंकि धूप में गया धूप में धूप लिया उसको जादू ओम काय पाहिजे बुवा बुवा तो बड़ी चंचल है नहीं स्थिर है वाह मोहम्मद सब ठीक है ना लिख चल रहे जो हो गया सो हो गया अभी कुछ नहीं कर सकते चले गए वो दिन पिछड़ गई वो यादें नहीं पिछड़ गए वो दोस्त रह गई वो यादें वो बेंच चला गया क्लासरूम चला गया वो स्कूल भी चला गया हाँ तो मैं तो यही बोलूँगा और क्या बोलूँ मुझे क्या मालूम आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है नथिंग पर्सनल जो भी है अभी मूव ऑन करो You should move on always. हाँ but you will now एक कॉलेज लेवल